तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है वॉइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और अब बारी आती है लोगों को उनके आर्थिक सपनों के और करीब ले जाने की, यानी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की। तो चलिए शुरुआत करना चाहती हूँ पहले दर्शक के साथ जो हमारे साथ फोन लाइन पर अब तक शायद जुड़े नहीं हैं। चलिए शाकिब खान का सवाल है, ये हमारे साथ फोन लाइन पर है नहीं, लेकिन इन्होंने अपना सवाल कतर से हमें भेजा है और इन्होंने लिखा है कि इनको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 इनके पास है, 2000 रुपये डाल रहे हैं इसमें। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। कैनरा रेबेको का इन्होंने ब्लू चिप लिया हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप ने 500 रुपये डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड भी है इनके पास, 500 रुपये इसमें डाल रहे हैं। और 10% से अपने पोर्टफोलियो को ये बढ़ाना भी चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट। फ़िलहाल इनकी उम्र 35 साल की है और बेटे की उम्र फ़िलहाल 2 साल है और 30 लाख रुपए चाहिए होंगे। चलिए तो हेमंत जी, पूरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम सेक्टोरल फंड की बात करते हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी का जो ये फंड है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। पूरा फंड मिक्स पर हम ध्यान दें, क्या सेक्टर फंड शामिल करना ज़रूरी होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए? देखिए कविता, अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल हो, चाहे आप बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहते, कम रिस्क लेना चाहते हो, या फिर जितना भी आप डिफाइन कर सकते हो रिस्क, उस रिस्क के हिसाब से आपके पास म्यूचुअल फंड जो है प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। 2 बड़ी एसेट क्लासेस होती हैं फाइनेंशियली, अगर हम बात करें इक्विटी और डेट, दोनों के लिए वैरायटी ऑफ फंड्स हैं। अगर हम इक्विटी की बात करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सेक्टर फंड्स भी हैं, इसमें थीमेटिक फंड्स भी हैं और बहुत तरह के फंड हैं। सेक्टर फंड की अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें, देखिए सेक्टर फंड का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है बहुत नैरो होता है। मतलब वो बोलते हैं कि किस सेक्टर में, जैसे अगर हम आईटी फंड की बात करें तो वो आईटी इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करेंगे। और होता क्या है कि अगर आप उसकी साइकिल ठीक तरीके से पकड़ लें, सही समय पे इन्वेस्ट कर दें, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सेक्टर फंड के अंदर ये क्या है कि काफ़ी समय पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इरेटिक हो सकती है। अगर आप उस स्टेज पे हैं अपनी लाइफ की कि आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आप रिस्क ले सकते हैं और आपने सेक्टर सही समय पे सही सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, तो सेक्टर फंड में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आप 2 या 3 सेक्टर में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और सेक्टर फंड में पोटेंशियल है कि वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है वो बहुत ही नैरो है और उस सेक्टर से बाहर वो फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसका डेफिनेटली रोल होगा, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप, जैसे इस केस में अगर हम बात करें, इसमें आपका पर्पस क्या है, आपके पास 2 गोल्स हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा लगाना है, इनको अपने रिटायरमेंट के लिए भी कुछ प्लान करना है। तो वहाँ पे आपके पास वो क्षमता शायद नहीं होगी कि आप उस सेक्टर किस तरीके से कर रहा है, उस पर क्या चेंजेस कर रहे हैं कि आप उसको मॉनिटर कर सकें। तो मुझे लगता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो हैं, जो एक छोटे इन्वेस्टर हैं और जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करते, मुझे लगता है उनको उस सेक्टर से दूर रहना चाहिए। अगर हम आईटी एज ए सेक्टर की बात करें, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, मुझे लगता है आगे भी देगा। एक बात हम समझ लें कि हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। अगर किसी सेक्टर में पोटेंशियल है तो ये आप मान के चलिए कि उस सेक्टर का आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर अच्छा होगा, क्योंकि हर फंड मैनेजर चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न दे। वो कभी देंगे, वो तभी दे सकते हैं जब जिन सेक्टर में पोटेंशियल है उनमें उनका एक्सपोजर हेल्दी एक्सपोजर हो। तो आई थिंक एज ए कॉमन इन्वेस्टर मुझे लगता है सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए। इस केस में भी देखिए इनके पास 5000 के लिए 5 फंड्स हैं। एक स्मॉल कैप फंड है, एक इनके पास नैस्डैक फंड है। मतलब 40% पैसा ये अपने हिंदुस्तान से बाहर लगा रहे हैं इस स्टेज पे। मुझे नहीं लगता वो एक सही स्ट्रेटजी होगी इनके लिए। और एक सेक्टर फंड है, तो मैं ये चाहूंगा कि इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। ये तीनों फंड, इनफैक्ट इनके पास एक पराग पारिक का जो फंड है फ्लेक्सी कैप, उसमें करीब 30% पैसा यूएस मार्केट में ऑलरेडी लग रहा है, तो इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर तो ऑलरेडी मिल रहा है। तो 40% पैसा नैस्डैक में लगाने का कुछ मुझे लगता नहीं कि वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तीनों में एसआईपी बंद करें। 1000 रुपए से अपनी एसआईपी जो है वो पराग पारिक का जो फंड है फ्लेक्सी कैप,
वहां पे उसको बढ़ाएं। और दूसरा जो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप जैसा एक फंड, वेल डाइवर्सिफाइड फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर मैं कविता इनके गोल पे आऊं, इन्होंने जो टारगेट रखा है 30 लाख का, तो 3,000 रुपए अगर ये इन्वेस्ट करें, 2 साल का बच्चा है इनका, 16 साल में मान के चल रहा हूं कि उनके पास समय है वो कॉर्पस बनाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। तो 3,000 प्लस उन्होंने कहा, अच्छी बात ये कहा उन्होंने, कमिटेड है कि वो 10% से अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएंगे। तो 3,000 रुपीज की एसआईपी 10% अगर ये हर साल बढ़ाते हैं तो ये 30 लाख का टारगेट जो है अपने 16 साल की जो टाइम होराइजन में इसमें पहुंच पाएंगे। और जो बाकी 2,000 है, जैसे उन्होंने कहा कि इनकी एज 35 ईयर्स है, 25 साल का समय इनके पास रिटायरमेंट के लिए, कॉर्पस बिल्डअप करने के लिए, तो अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को सिर्फ 2,000 से भी, तो करीब 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। शायद वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, समय रहते जैसे जैसे पॉसिबल हो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास का एक्सपोजर होना जरूरी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन सही कॉम्बिनेशन फंड्स का होना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है। अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव करने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिले। अच्छा, एक्सिस स्मॉल कैप में आपने इनको शायद निकलने की सलाह दी है हेमंत जी? यस कविता, यस। उसका कारण अगेन ये है कि अगर हम बात करें एज ए सेगमेंट स्मॉल कैप, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जैसे इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी मल्टी कैप फंड में है, फ्लेक्सी कैप फंड में है, तो थोड़ा एक्सपोजर आपको वहां पे मिल जाता है। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आप एज ए इक्विटी एज एन एसेट क्लास से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और आपको समझ में आए कि उसमें क्या क्या रिस्क हैं, तब जाके आप ऐसे जो फंड्स हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर आप लगाते हैं। मिड कैप में मुझे फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिड कैप की डेफिनेशन क्या है कि 101 टू 250 कंपनी, मतलब फिर भी बड़ी कंपनियां हैं। स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वो एग्रेसिव हो सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टेज पे, क्योंकि स्पेशली अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो फिर और उससे दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ 500 रुपये आप वहाँ पे लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपका 10% अगर आप पोर्टफोलियो का लगा भी रहे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्क ही थोड़ा सा हो सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि उनको इस स्टेज पे इतने एग्रेसिव फंड में नहीं होना चाहिए। हेमंत जी, 2 फ्लेक्सी कैप थीम्स पोर्टफोलियो में रखना कितना सही होगा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंड मिलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आपको फ्लेक्सी कैप भी मिलते हैं, मल्टी कैप भी मिलते हैं, लार्ज एंड मिड कैप भी मिलते हैं। अब फ्लेक्सी कैप को समझते हैं, फ्लेक्सी कैप है क्या? फ्लेक्सी कैप का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% पैसा जो है वो लार्ज कैप इक्विटी में लगाना है, और बाकी पैसा वो कहीं भी लगा सकते हैं, डेट में या फिर इक्विटी में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे अगर मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होना जरूरी है। अगर हम लार्ज और मिड की बात करें तो आपको 35% लार्ज और मिड में होना जरूरी है मिनिमम। फ्लेक्सी कैप में ये फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन को चेंज करे डिपेंडिंग ऑन उनको कहाँ पोटेंशियल लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंड स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा, जो अपने पोर्टफोलियो को बहुत रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं या क्षमता नहीं रखते हैं कि उसको ठीक से मॉनिटर कर पाए, तो वहां पे मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप होना जरूरी है। और एक चीज अगर हम एनालिसिस करें फ्लेक्सी कैप की, ज्यादातर जो फंड है उनमें बायस जो है वो लार्ज कैप में रहता है। और इन एनी केस आइडियली अगर आप पोर्टफोलियो का देखें तो हमेशा 50-60% जो है आपका लार्ज कैप में होना जरूरी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वैसा मिक्स आपको फ्लेक्सी कैप फंड में मिल जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे अब हम दर्शकों पर फोकस करेंगे, उनके सवालों पर फोकस करेंगे। जवाब देने के लिए हेमंत उस्तिगी हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवालों का सिलसिला में आगे बढ़ाऊं, बता दूं आप लोगों को उससे पहले कि अपने सवाल मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल हमें, 9619873567 हमारा नंबर है। और हाँ, अब आप अपने सवाल को वीडियो पे रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये आपको जरूर करना है। लेकिन चलिए, हमारे दर्शक प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे नमस्कार। हेलो, नमस्ते प्रवीण, नए साल की शुभकामनाएं आपको। कैसे हैं हाँ, आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। मेरी उम्र 54 साल है। अच्छा। हाँ, और मुझे 6 लाख का, हाँ, 1 लाख का निवेश करना है और इमरजेंसी फंड के लिए एक्चुअली चाहिए ये। अच्छा, आपको इमरजेंसी फंड के लिए 6 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करने हैं ना? हाँ, इक्विटी क्या म्यूचुअल फंड, ये मेरा सवाल था। और 10 साल का होराइजन रखा है इसके लिए मैंने। देखिए, एक इमरजेंसी फंड एक ऐसा कॉर्पस है जिस पर आप कोई ड्यूरेशन ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो कॉर्पस है ये आप इमरजेंसी, जैसे कि हम इसको कहते हैं, उसके लिए खड़ा करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 6 लाख रुपए जो आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, या जिस राशि का आप कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, ये आपकी सैलरी और खर्चों को कवर करता हो कम से कम 6 से 8 महीना। 6 महीने के लिए होता है। चलिए, मुझे लगता है शायद इनको मेरी आवाज़ नहीं आई, लेकिन हेमंत जी, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखिए यहाँ पर प्रवीण के ज़रिए हम तमाम दर्शकों को समझाएंगे। इमरजेंसी फंड तो पहली चीज़ होती है जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हम हमेशा कहते हैं कि आपको करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रवीण के जरिए एक बार फिर से हम इमरजेंसी फंड की जो महत्व है उसका, जो मकसद है उसका, और खासतौर से कोविड का माहौल एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सर उठा रहा है ओमिक्रॉन के चलते। एक बार फिर से लोगों में काफ़ी डर है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर दिक्कतें हैं, सवाल हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाने का बेसिक रूल क्या होता है? कितनी राशि का इमरजेंसी फंड होना चाहिए? क्या क्या उसमें कवर होना चाहिए? कितने महीने तक आपको अगर पैसे ना मिले या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के माहौल से आप गुजरे तो आपको इमरजेंसी फंड को कवर करना चाहिए? क्या जवाब होगा? कविता, आई थिंक जैसा कि नाम से पता चलता है, हम कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड, तो बेसिकली उसका पर्पस वही है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उस अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बिना डिस्टर्ब किए आप वो पैसे को इस्तेमाल करके उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को टैकल कर पाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले हमारा फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तरफ तो है इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, और दूसरी तरफ होता है इमरजेंसी फंड। उसका ऑब्जेक्टिव वही है, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आप, ऐसा नहीं हो कि आप लॉन्ग टर्म का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको डिस्टर्ब करके, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिस्टर्ब करके वहां से पैसा निकाले। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हमने देखा कोविड काल में कितनी इसकी अहमियत है, वो लोगों ने देखा, इन्वेस्टर्स ने उसको समझा। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी फंड बनाया था, और उनके लिए शायद कुछ हद तक वो जो भी उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी वो शायद थोड़ा आसान हुआ। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बनाया लेकिन वो एडिक्वेट नहीं था। तो जैसा आपने एक सवाल पूछा कि कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसका 6 महीने के बराबर का आपका जो कॉर्पस है साइज होना चाहिए। और जब मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, चाहे वो आपकी ईएमआई हो या जो भी आपके कमिटमेंट्स हो, उनको आप शामिल करके कम से कम 6 महीने का आप एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाएं। तो अपने एक्सपेंसेस को देखिए, अपनी कमिटमेंट को देखिए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि मिनिमम जो है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। वो प्रायोरिटी बेसिस पे करना इसलिए भी जरूरी है, जैसा मैंने कहा, कि कहीं अपने आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आप डिस्टर्ब ना करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अब आप अगर एक कॉर्पस बनाते हैं इमरजेंसी फंड का, तो वो अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आपने उसको इक्विटी में लगा दिया और पता चला कि मार्केट जो है 10-15-20% डाउन है, तो वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप उसको लिक्विड फॉर्म में कैसे रखेंगे? आप उसको या तो आप शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं, या आप चाहें तो बैंक में भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो म्यूचुअल फंड की जो ऑप्शंस हैं जैसे लिक्विड फंड है वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए लिक्विडिटी, सेफ्टी ऑफ मनी, ना कि रिटर्न। क्योंकि ये जो पैसा आप रख रहे हैं ये अपनी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए रख रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो आपका जो फोकस है वो रिटर्न पे ना रह के लिक्विडिटी पे हो, और इस तरह के ऑप्शन में आप रखिए ताकि आपको कोई भी दुविधा, आगे अगर कोई परेशानी हो तो उसको आप टैकल कर पाए।
ऑलराइट, तो अब मुझे ये बताएं कि प्रवीण को किस तरह से निवेश करना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या ज़रूरी है कि हम किसी डेट इन्वेस्टमेंट में ही डालें? ये हालांकि कह रहे हैं कि 10 साल का टाइम होराइजन है, लेकिन हेमंत जी, क्या ये सही बात है कि हम इमरजेंसी फंड को भी एक टाइम होराइजन दे दें? और क्या इस निवेश को हम इक्विटी में भी रख सकते हैं या वो बहुत रिस्की हो जाएगा? आप इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं जिसको आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल का मेरा गोल है या इमरजेंसी फंड मुझे बनाना है। देखिए, ये तो एक तरीके से परपेचुअल है। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चलता है तो जाहिर सी बात है कि आपको इमरजेंसी फंड को बना के रखना है। अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टेबल होना चाहिए, वो लिक्विड होना चाहिए। उस समय पे जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, मार्केट अगर मान लीजिए नीचे है, जैसे हमने कोविड काल में देखा कि इतनी स्टीप फॉल मार्केट के अंदर हुआ, अगर आपने इमरजेंसी फंड अपना इक्विटी फंड में रखा है तो जाहिर सी बात है जिस पर्पस के लिए आपने वो इमरजेंसी फंड बनाया था वो सर्व नहीं होगा। तो डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसको आप रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। उसको इसलिए देखिए कि उसका बेसिक पर्पस यही है कि वो इमरजेंसी में आपको मदद कर सके। तो उसको, इनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी, जैसे उन्होंने कहा 6 लाख रुपए हैं, तो 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो जैसा उन्होंने कहा टाइम होराइजन 10 साल, अगर मान के चलो कि ये दोनों का मिक्स करना चाहते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो इमरजेंसी फंड में लगाना चाहते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, और ऐसा है कि अगर आप चाहें तो कुछ पैसा हर महीने बचा के भी एक अपना रिटायर जो इमरजेंसी फंड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा समय आपको नहीं लेना है। कुछ पैसा यहाँ से आप इमरजेंसी फंड के लिए बनाइए और कुछ पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखिए। स्पेशली जैसा इन्होंने कहा कि 10 साल का उनका टाइम होराइजन, तो डेफिनेटली वहां पे आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं जो हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो वहां पे जैसे कुछ ऐसे फंड है जो थोड़े स्टेबल हो, अच्छे लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड हो, ज्यादा फोकस जो है वो लार्ज कैप पे हो, तो जैसे कोटक ब्लू चिप अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वहां पे एक्सिस फोकस 25 वो एक अच्छा फंड है, फोकस फंड है, बट क्योंकि हमने देखा कि इनमें फाइनेंशियल में इनका एक्सपोजर ज्यादा है और फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस अभी तक इतनी अच्छी नहीं रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी वैल्यू है, तो वो आप देख लें वहां पे। और इस तरह के जो फंड आप देखेंगे तब आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी विद इन इक्विटी, तो इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। जैसे यूटीएफ फ्लेक्सी कैप को भी आप देख सकते हैं, अगेन वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। दोनों को सेग्रीगेट कीजिए, आप कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है वो पैसा इन इक्विटी फंड में लगाइए, और अगर आपके पास पूरा पैसा अपने इमरजेंसी फंड को बनाने का नहीं है, शुरुआत कीजिए धीरे धीरे। अगले कुछ महीनों में अगर आप रेगुलरली इसमें कंट्रीब्यूट करके बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक बार फिर से इमरजेंसी फंड का महत्व और मकसद समझाया। उम्मीद करते हैं कि प्रवीण के साथ साथ वो तमाम दर्शक जो कि अब तक सोच ही रहे हों कि कैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाया जाए, एक फाइनेंशियल रणनीति के अलावा एक इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाए, तो आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हेमंत जी, और ये है रोहित। 30 साल की इनकी उम्र है और इन्हें 2 साल का बच्चा भी है, और ये अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। रोहित, गुड इवनिंग और हैप्पी न्यू ईयर आपको। बताएं, नए साल में आपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स रखे हैं अपने लिए और मनी मंत्रा को सवाल भेजा है। हम आपके नए साल में फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, बताएं सहायता कैसे करें। मैम, मेरा मतलब मंथली निवेश 25,000 है और मैं ये मेरा लॉन्ग टर्म पीरियड है 15 to 20 ईयर्स, तो ये जानना चाहता हूँ कौन से म्यूचुअल फंड ठीक रहेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अभी तक इससे पहले आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना? नहीं। ओके, 25,000 हर महीना से आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, और एसआईपी का मतलब आप समझते हैं। रोहित? यस, हाँ समझता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा है कि 20 साल का लक्ष्य है आपका। आपको कितना इकट्ठा करना है इस निवेश से? ये मैम 3 से 4 करोड़। आप कितना कॉर्पस? 3 करोड़।
3 करोड़। ओके, चलिए। तो हेमंत जी, जो इनके सवाल की पहली लाइन थी ना कि मैं 25,000 मंथली SIP स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो वो सोच रहा हूँ को तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। अब इनको हम शुरू करवा ही देते हैं। और 3 करोड़ रुपए 20 साल में 25,000 रुपए के निवेश से, क्या ये इनको मिल पाएंगे? कविता, पहले उससे पहले कि हम देखें कि कितना टारगेट उनका अचीव होगा, एक दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। इनकी एज जो है 30 इयर्स है, सही समय है। SIP के द्वारा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और लंबा समय है इनके पास। तो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए जानना जरूरी है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपका फायदा होगा, आप सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इन्होंने कहा तकरीबन 15-20 साल का इनके पास समय है। मैं मान के चलता हूँ कि 20 साल का इनके पास समय है। मैं ये चाहूंगा, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई थिंक हर इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने गोल्स को डिफाइन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा 2 साल का इनका बच्चा है, उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए पैसा चाहिए होगा 16 साल के बाद। इनकी रिटायरमेंट जो है 30 साल में मान के चलूं कि अगर इनको 30 साल और काम करना तो उनका टाइम होराइजन हो गया 30 साल। बीच में और भी बहुत सारे गोल्स होंगे। जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हो कि कौन से गोल्स हैं मुझे शॉर्ट टर्म में पूरे करने हैं, कौन से गोल्स हैं मुझे मीडियम टर्म में पूरे करने हैं, कौन से गोल मुझे लॉन्ग टर्म में पूरे करने हैं। फिर आप सबको टारगेट देते हैं, समय देते हैं, फिर एक अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे आप डिसाइड करते हैं कितना पैसा आपको डालना है। उससे क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरी डायरेक्शन मिलती है। आपको ये समझ में आता है कि मेरे जो गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं ओवर द नेक्स्ट 15, 20, 25 ईयर्स, उनके लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आज मैं कितना इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, क्या मेरी जो एसेट एलोकेशन है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी सी समय लगाएं इसके ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करें, ताकि जैसा मैंने कहा इनके जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको एक डायरेक्शन मिले और सही तरीके से एसेट एलोकेशन बनाएंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आपका जो रिस्क और रिटर्न के बीच में जो आपको बैलेंस करना है वो भी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये कीजिए। बट ब्रॉडली मैं कह सकता हूँ, जैसा उन्होंने कहा 20 साल का समय है, डेफिनेटली ऐसे लंबे समय के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा शो में, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना जिनका कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छा हो, डाइवर्सिफिकेशन लेवल अच्छा हो। तो आई थिंक उस एंगल से अगर मैं देखूँ तो जैसे अगर मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया, जैसे UTI फ्लेक्सी कैप फंड, वो ये देख सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छी कैटेगरी है। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें लार्ज एंड मिड तो है ही, साथ में करीब 20 या 22% जो पैसा इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, तो उसको डेफिनेटली वो देखें। एक मिड कैप फंड होना जरूरी है, स्पेशली इतने लंबे समय के लिए। एक क्वालिटी मिड कैप जो है कोटक इमर्जिंग फंड, और एक फोकस फंड जो शायद कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है लेकिन सेक्टर के लेवल पे वो काफी डाइवर्सिफाइड है, जो है मिराई एसेट फोकस फंड। ये 4 फंड है, इनकी जो एलोकेशन आप जैसे कर सकते हैं, 8,000 रुपीज जो है वो आप UTI फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, 7,000 जो है वो आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में, और बाकी दोनों फंड में 5,000 ईच अगर आप लगाएं तो 20 साल के टाइम होराइजन के लिए ये पोर्टफोलियो बिल्कुल सही रहेगा। जो एक्सपोजर आपका डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में होना चाहिए वो आपको मिलेगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जो होना चाहिए वो भी मिलेगा। बट मैं फिर से चाहूंगा कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करें, और ये जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं इसको अपने गोल्स के साथ अलाइन कीजिए, ताकि वो आपको एक, जैसा मैंने कहा, डायरेक्शन तो देगा ही, आपको मॉनिटर करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस गोल्स के लिए कितने लेवल तक आप अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा आप अगर इस फोकस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करेंगे तो जो सही मायने में आपको इक्विटी से जो पोटेंशियल है, उससे जो फायदा होना चाहिए वो आपको होगा। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और बहुत दर्शकों के सवाल हमें शामिल करने हैं। हेमंत जी, तो हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इनकी उम्र 64 इयर्स है और अशोक कुमार बराल अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, और इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी 40 लाख की फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रही है और अब ये सोच रहे हैं कि इस पैसे को कैसे और सुरक्षित जगह पर निवेश किया जाए। क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इनमें से किस तरह के ऑप्शन को ये अडॉप्ट करें? तो अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, हैप्पी न्यू ईयर।
अशोक कुमार जी, आपका जो सवाल है मुझे ये बताएं कि एफडी कब मैच्योर होने वाली है आपकी? एंड ऑफ 22। एंड ऑफ 22। ओके, तो ठीक है। तो आपने लिखा है कि आपके पास कमाई का अन्य स्रोत है ना? आपके पास कमाई के दूसरे ऑप्शंस हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यस। अशोक जी? हाँ, यस। चलिए ठीक है। तो हेमंत जी, इनका सवाल आपके सामने है। बताएं, 40 लाख को जो एफडी मैच्योर हो जाती है, कहां पर ये और निवेश कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने दोनों ऑप्शन की बात की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात की। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है डेफिनेटली, जिन्होंने जो नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ रिस्क हो। जो एक फिक्स रिटर्न जो उनको मिलता है वहाँ पे फिक्स तो नहीं है, इनफैक्ट वो चेंज हो सकता है, बट वहाँ पे उनको जो रिटर्न मिल रहा है उससे वो खुश हैं और टैक्सेशन का इतना इश्यूज नहीं है और लॉक पीरियड इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लॉक कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जगह आपके पोर्टफोलियो में है, स्पेशली तब जब आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी हो। बट इन्होंने जैसे कहा, एक दो गोल्स की इन्होंने बात की। एक तो इन्होंने कहा कि इनको पेंशन मिल रही है, इनकी वाइफ भी रिटायर होने वाली है, शायद उनको भी पेंशन अगर मिल रही है, अगर वो पेंशन इनके रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा कवर करता है। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन को थोड़ा ध्यान रखिए और ये देखिए कि आगे आने वाले सालों में भी आपके एक्सपेंसेस पेंशन से कवर होते हैं कि नहीं। अगर होते हैं या कुछ हद तक आपको थोड़ा सा कवर करना है, तब कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल सकते हैं। बट अदरवाइज, जैसा उन्होंने कहा कि बेटी की शायद हायर एजुकेशन के लिए भी इनको पैसा चाहिए वहां पे, तो फिर मैं चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। अब क्योंकि वो लाइफ के इस स्टेज पे है कि बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ी हेल्दी रिटर्न लें। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड जो है म्यूचुअल फंड्स के, जहाँ पे इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट तीनों का मिक्स रहता है। और तकरीबन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इक्विटी में मोस्टली जो ये फंड्स हैं, ये मार्केट लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मार्केट लेवल नीचे होता है तो एलोकेशन थोड़ा बढ़ता है, और जब मार्केट ऊपर चला जाता है, वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, तो इक्विटी का एक्सपोजर जो है कम हो जाता है। तो मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जो प्रोपोर्शन है, कितना पैसा इन दोनों ऑप्शन में लगाएं, कितना पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाएं, वो डिपेंड करेगा उनकी मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट के ऊपर, या कितना पैसा उनको ग्रोथ करके अपने जो बेटी है उसके एजुकेशन के लिए लगाना है। तो ये मिक्स होना जरूरी है। प्रोपोर्शन कितना होगा, जैसा मैंने कहा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस कैटेगरी में 2-3 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। जैसे कोटक बैलेंस एडवांटेज है, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और एबीएसएल बैलेंस एडवांटेज। ये फंड्स, इनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इक्विटी एलोकेशन में, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा आपका इक्विटी में होना ही चाहिए अगर आप अपने रिटर्न्स को सुधारना चाहते हैं। और एक अच्छी बात यह है इन फंड्स की कि अगर उनको रेगुलर इनकम की जरूरत पड़े आगे जाके, तो ये ग्रोथ ऑप्शन से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए एनरोल करके अपने लिए रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, पोटेंशियल भी अच्छा है, बट प्रोपोर्शन सही चुनना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जरूरत से ज्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ना लें। अच्छा, मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि अशोक जी को तो वैसे ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि इनके पास जो इनकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट है हेमंत जी, उसके लिए ये काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। अब अगर किसी को इस निवेश से अपनी रेगुलर इनकम भी चाहिए हो, तब भी क्या यही निवेश के विकल्प होंगे? जी, विकल्प वही है, क्योंकि अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन या पीएमवीवीवाई की बात करें, तो वहां पे भी आपको रेगुलर इनकम मिलती है। यहाँ पे भी मैंने जैसा कहा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप एनरोल करके आप रिटर्न ले सकते हो। लेकिन हम ये ना भूलें कि रिटायरमेंट के बाद भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फ्लेशन को टैकल करना है। तो होता क्या है कि अगर आपने पूरी लाइफ में अगर कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, तो एक फियर, एक एप्रीहेंशन आपके दिमाग में रहती है, तो एकदम से एलोकेशन बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस एडवांटेज टाइप जो फंड है, जहाँ पे बहुत डायनेमिकली जो है इक्विटी एलोकेशन को मैनेज किया जाता है, वो इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, या उन इन्वेस्टर्स को जो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में हो, उनके लिए सूट करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कविता, कि प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा, क्योंकि देखिए इनमें रिटर्न तो आपको फिक्स मिलेगा, लेकिन वो टैक्सेबल है। और तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप मान लीजिए ओवरऑल टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर वो और रिटर्न और भी नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को मौका देना चाहते हो
कि जो पैसा आपने एक्यूमुलेट किया रिटायरमेंट में, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए भी आप अपनी परफॉर्मेंस या अपने रिटर्न को सुधारना चाहते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। पर जैसे मैंने कहा, प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। ऑलराइट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और विकल्प का एक बहुत बढ़िया मकसद यहाँ पर ये होता है कि आपको चाहे रिटायरमेंट के पहले पैसे चाहिए हो या बाद में, आपके पास म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का हर वो विकल्प मौजूद है, हर वो व्हीकल मौजूद है जहाँ पर आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी टाइम होराइजन और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसी नोट के साथ हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल गोल्स की ओर। और जाते जाते दर्शकों को ये बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो हम लाइव होते ही हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो अपने सवाल आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और जरिया है, वो है व्हाट्सएप करने का। अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 और अपना सवाल अगर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, कोई भी सवाल हो, व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ ही में अगर आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए, वीडियो शूट कीजिए और वो वीडियो हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।